बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे। नाजरीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमा नौरी। नाज़रीन, कैसी जा रही है आपकी सुबह? वीकेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है। कल जैसे कल फ्राइडे था तो फ्राइडे लोगों का ऑफ था, लोगों ने घर में बड़ा एंजॉय किया। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है, बड़ा आराम से अपनी नींद भी पूरी करता है। जो अपने काम होते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, वो इस तरीके से एंजॉय भी कर रहा होता है कि हफ्ते में एक दिन आता है या 2 दिन आते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम को बड़े अच्छे से गुजार रहे होते हैं। लेकिन जैसे आज सुबह मेरी आंख में दिल नहीं कर रहा था, लेकिन पता था कि आज मैंने ऑफिस जाना है और आप लोगों के साथ मिलना है, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बातचीत करनी है, हमारे पास टॉपिक होगा, तो इस हवाले से भी आपके साथ की शो पे जाना ही जाना है। तो सुबह थोड़ी सी दिल नहीं कर रहा था, आंख खुलने के लिए आना पड़ा। तो बहुत सारे लोग घर में जो है वो रेस्ट कर रहे होंगे, सुबह के बड़े मजेदार नाश्ते तैयार होंगे, हमारे घर की खवातीन जो है वो किचन में मसरूफ होंगी, नाश्ता बनाने में, बच्चों को नाश्ता दे रही होंगी। अच्छा, ऐसे नाश्ता जो है वो लाजमी जो है इंसान को करना चाहिए। नाश्ता आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा था, हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, अच्छा नाश्ता जरा लेट कर लेंगे, 11-12 बजे नाश्ता हो जाएगा। लेकिन जो हेल्दी नाश्ता होता है ना, जो टाइम होता है वो एक्चुअली आप 7 से 8 बजे के दरमियान होता है। इसमें आप अच्छा और हेल्दी नाश्ता जो है वो कर सकते हैं। रज के नाश्ता करें और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और फिर जो है उनसे चिट चैट का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आज सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी राबिया हुसैन, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते अपने शो में आपको। अच्छा जी, राबिया की स्माइल जो है ना उससे ही अंदाजा हो गया है कि जो है ना वो बड़ी माशाल्लाह आज खुश नजर आ रही है ना राबिया? ये तो है। हमेशा स्माइल देनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आफाक हैदर, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आफाक? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिस तरह की राबिया की स्माइल थी वैसे मेरी भी इसी तरह स्माइल रहती है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जिंदगी को एंजॉय करते रहे। जैसे जश्न बहारा का जो है वो टाइम इस टाइम चल रहा है, हर जगह फेस्टिवल हो रहे हैं, हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में देख रहे हैं कि हर जगह जो है रंग बिरंगे फूल जो है वो सजे हुए आपको नजर आते हैं, ग्रीनरी होती है, बड़ा मजेदार फेस्टिवल जा रहे हैं, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को लेके जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं जनूबी पंजाब में बड़े, मुल्तान में की हम बात कर लें तो बड़े कम होते हैं इस तरह के मौके कि लोग अपनी फैमिलीज को बाहर लेकर जाएं, थोड़ा एंटरटेन करें, एंजॉय कर सकें लाइफ को। तो इस तरह की अगर एक्टिविटीज होती रहें तो इंसान जो है ना वो बड़ा हेल्दी रहता है और उसकी जो जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक रूटीन चल रही होती है उससे तो हेक्टिक हुआ होता है, परेशान होता है। तो थोड़ा सा टाइम अगर इस तरह की एक्टिविटीज हों तो एंजॉय करता है और परेशानियों को अपने से दूर रखता है। अच्छा, इसके हवाले से साथ ही हमारा जो पहला सेगमेंट होता है नाज़रीन, आपको पता है आज नेकी की बात, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं अल्लामा साहब हमें आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम 70,000 फरिश्तों की दुआ लेने का आसान अमल, 70,000 फरिश्तों की दुआ हासिल करने का आसान नुस्खा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा ये पढ़ता है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइन अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 3 दफ़ा ये पढ़कर और सूरत हशर की आखिरी आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आखिर तक 1 दफ़ा पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते इसके लिए सारा दिन दुआ करते रहते हैं। अगर इसी दिन में इसका इंतकाल हो जावे तो अल्लाह इसे शहादत का अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये होगी आज नेकी की बात। अब वापस अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। राबिया, क्या चल रहा है, किस तरह के, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है आजकल, क्या कर रही हैं?
آج کل تو ایک رمضان آ رہا ہے, وہ اس کے اوپر ہم لوگ راشن ڈرائیو پہ لگ جائیں, اور دوسرا یونیورسٹی پڑھائی بھی ضروری ہے نا, تعلیم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آج کے دور میں. ہم لوگ جتنا بھی ہو سکے کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت ہونا بڑی ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں تعلیم تو ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں, پر ہم تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ بگاڑ نظر آتا ہے تربیت میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں یہاں پہ یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کچھ آپ کہہ لیں کہ بچوں کو ہم بہت زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ جو دنیا وہ بہت نا, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سویٹ ہے, کچھ اس طرح ٹرین ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ اتنا اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو اس کو جو مڈ کا جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہ میانہ روی, وہ اس چیز کے سرکل میں دونوں ہی نہیں آتے. بہت زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہے, اور بہت زیادہ برا ہونا بھی اچھا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا, یہاں پہ یہ والا جو ایک آپ کہہ لیں سرکل, یہاں پہ ہم لوگ ہر کوئی ہم کہہ دیں نا کہ ایک بچہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بٹ سم ہاؤ وہ یہاں پہ اس والے پوائنٹ پہ آ کے نا وہ ویک ہے. تو ہم یہاں پہ اگر بات کریں نا تو ہم بہت زیادہ سکھا دیتے ہیں بچوں کو, آپ نے اچھا رہنا ہے, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے اس طرح چلنا ہے. لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں, آپ کے فرینڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کولیگس آپ دیکھ لیں, اس کے بعد فیلوز وغیرہ, ٹیچرز, ایون کہ کوئی بھی سیکٹر آپ اٹھا لیں, آپ جس چیز کو آپ جیسے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس نے سکھایا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے مجھے بابا کہتے ہیں میرے بعد آپ کے ٹیچرز آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ نے ان کے آگے اف نہیں کرنا. اگر آپ نے انہیں کچھ کہا اٹس مین آپ نے میری انسلٹ کی ہے. تو جب ہم ایتھکس اور چیزیں سکھاتے ہیں تو یہ والی چیزیں سکھا دی ہیں, لیکن سم ہاؤ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ رسپانسز اور چیزیں اتنی اپوزٹ ہوتی ہیں کہ بچے کو سمجھ نہیں آتا وہاں پہ ریئیکٹ کیا کرنا ہے. وہ مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں ہوتا, ریڈی نہیں ہوتا, اور وہاں پہ جا کے اگر وہ پازیٹیو اور اچھا بھی ہے تو اس کا امیج بالکل نیگیٹو بنا دیا جاتا ہے. تو ہم بچوں کو آئی تھنک سو کے انہیں ٹرین کرنا چاہیے کہ مجھے لگتا ہے میرے اندر شاید تھوڑا بہت فالٹ ہے, جو میں ابھی بابا سے ریسنٹلی شکوہ بھی کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے اتنی سویٹ دنیا کیوں دکھائی. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ سچ بولو, سب کچھ کرو, لیکن پھر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں ابھی جو ہے یہاں پہ اس لائف میں ایسے لوگوں میں سروائیو کروں جو بالکل اپوزٹ ہیں. آپ نے مجھے بولا سچ بولو, اب جہاں پہ جھوٹ ہی چل رہا ہے تو وہاں پہ میں سچ بول کے کیا کروں. اور آپ کہہ رہے ہو, اور دوسری بات مجھے جو فیکٹر روک دیتا ہے حسین, میرے نام کا جو فیکٹر ہے, تو وہاں پہ آ کے آ جاتا ہے حسین نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں تھا, تو رابعہ کیسے جھوٹ بولے. مطلب آپ کتنا برا ہو سکتے ہو, بہت برے ہوتے ہیں, ہر کوئی برا ہوتا ہے, لیکن کچھ تو اچھا کر سکتے ہیں نا. تو فیکٹر روک دیتا ہے. تو جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹے سینیریوز اور چیزیں آتی ہیں تو پھر بچے کو سمجھ نہیں آتا وہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کو پھر یہی ہو جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے چھوٹے ہوتے ہی کہ بیٹا سچ بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہاں پہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. مجھے یاد ہے بابا نے ایک دفعہ مجھے لائف میں کہا تھا جھوٹ بولنے کی تمہیں پرمیشن وہاں پہ ہے جہاں پہ کسی کی عزت پہ بات آئے, جہاں پہ کسی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو, اور آپ کو لگتا ہو کہ ابھی آپ چپ کر جاؤ گے, یا اگر آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو مطلب میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں, آپ نے اس پوائنٹ پہ جا کے جھوٹ بولنا ہے, ادروائز آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اس پوائنٹ کے علاوہ انسان کہاں پہ جھوٹ بولے گا. اور یہاں پہ آپ اپوزٹ دیکھیں کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں ہر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں کھا لیتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اور جو بچے بالکل بہت کم بچ گئے ہوں گے جو اس چیز پہ چڑھ رہے ہوں گے, ورنہ اب ایک انسان کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل اب میں ہوں یا کوئی بھی بچہ ہوگا, وہ سچ بولتا وہ اتنا ٹرول ہوتا ہے, اتنا لوگ دوسرے اس کو کرتے ہیں, ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی نا ایسا بن جاؤں, میں بھی ایسا نہ کرنا شروع کر دوں. آپ کے اس چیز کا ماحول جو ہے نا بہت اثر انداز ہوتا ہے. لیکن پھر آپ کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے نا, جو آپ کی تربیت ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے, وہ آپ کو کہتی ہے نہیں. پھر آپ کو ایک پوائنٹ روکتا ہے اندر سے, اگر اس نے وہ کیا ہے تو آپ نے اس میں ڈفرینس کیا رہ جائے گا. پھر وہ ایک آپ بچے کی کہہ لینا اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے اور اس جگہ سے ہوتی ہے. تو وہ شاید اپنے آپ سے جیت جائے تو وہ دنیا کے سامنے ہار جاتا ہے, اگر دنیا سے جیت جائے تو اپنے آپ سے ہار جاتا ہے. یہ والی جو پوائنٹ اور اسٹیج ہوتی ہے بچوں کی, آئی تھنک وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اور وہ ڈپریشن, ٹینشن اور انزائٹی اور پتہ نہیں جتنے بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی پوائنٹ پہ آ کے ہوتی ہیں. ورنہ اسٹڈی یا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے, جی اس نے سوسائڈ کر دی, اس نے کیا کر دی, اتنی زیادہ ٹینشن چیزیں کیوں آ گئی, مارکس اس کے زیادہ آ رہے ہیں, یہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں, اتنی بڑی باتیں تو نہیں ہیں جس سے انسان اپنی لائف ختم کر دے. اس کے بیہائنڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. وہ مارکس شاید کم آنا اپنا قبول کر لے, لیکن اس کے پیچھے جو سینیریوز اور چیزیں اس کو پتہ لگے کہ یار مارکس اس بچے کے آ رہے ہیں
جو टीचर्स के आगे पीछे है, फॉर एग्जाम्पल ये जिसने मेहनत नहीं की, ये एक बच्चा मुझे अभी तक नहीं पता, बहुत से बच्चे मोबाइल यूज करके कर रहे होते हैं, अब मोबाइल यूज कैसे कर रहे हैं। अब मैं अभी यूनिवर्सिटी में बोलूँ ना कि मैं जितना करती हूँ, मैं गलत करूँ, मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन मुझे चीटिंग नहीं आती, मैं अगर किसी को कहूँ ना तो वो अच्छा यार मतलब क्या चीटिंग नहीं आती तुम्हें। मुझे याद है, मुझे एक दफा चीटिंग करवाई थी मैंने छोटे होते ना अपनी फ्रेंड को, और मुझे मैम ने धूप में खड़ा रखा था। यार आप नहीं, ये मैं आज इवन यहाँ में बता रही हूँ। दैट्स वाई मैं मुझमें कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चीटिंग कर लूँ, मैं करवा दूंगी पेपर टेस्ट से, बट मैं खुद नहीं करूंगी क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहाँ पे ये चीजें मतलब बहुत फैक्टर्स वगैरह मुझे लगता है बच्चों को आई थिंक सो के हर इंसान से आगे जनरेशन करनी है, तो मुझे लगता है हमें आगे ना ट्रेन करना पड़ेगा, मेरे भाई को बताना पड़ेगा कि रहमान ये ठीक है ये गलत है, तुमने इस चीज में रह के इन लोगों से कैसे टैकल करना है, और ऐसे लोग मिल जाए तो वहाँ पे बहुत स्वीट नहीं बनना। सही, इन चीजों ट्रेन जो है वो अपने बच्चों को मेंटली तौर पे करना चाहिए, आने वाले जो मुश्किलात है या उनको कोई इस तरह के हालात देखने पड़ जाए तो वो उसके लिए रेडी हों। अच्छा जी, अफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो अफाक से जानेंगे। अफाक, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ फिलहाल यही मुल्तान में, आर्किटेक्चर फील्ड से मेरा ताल्लुक है, इसके अलावा म्यूजिक चल रहा है साथ में, तो ये पैशन भी था स्टार्टिंग में, अब इसको प्रोफेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ऑफिशियल्स पे भी वर्क कर रहे हैं अपने। तो आप देखेंगे मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कवर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल्स की तरफ नहीं आते। जो ये जो सिनेरियो बना हुआ है, ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि मुल्तान में ये चीज खत्म की जाए कि कवर्स कब तक हम क्रेडिट देते जाएंगे उन लोगों को जो पहले कर चुके। नहीं, अच्छा, तो म्यूजिक का शौक कैसे पैदा हुआ? म्यूजिक का शौक बेसिकली मेरा ना कोई म्यूजिक फील्ड से ताल्लुक है और ना मेरी कोई फैमिली ऐसी है, तो बस ये एक दफा ऐसा कोई थोड़ा सा पीछे बिहाइंड जाना पड़ता है इस स्टोरी को रिवाइंड करने के लिए। मेरे कजन को शौक था गिटार प्ले करने का, तो मैं उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज, ना गिटार आता था, ना वोकल्स आते थे। तो उसने एक दिन आया, उसने कहा लेट्स प्ले गिटार, तो प्ले करते हैं गिटार। मैं कहा श्योर। तो उसने मुझे जब बजाया, थोड़े बहुत उसे कॉर्ड्स आते थे, जब उसने प्ले किया तो अंदर से कुछ आया कि यार व्हाई डोंट यू डू इट, कि तुम क्यों नहीं करते ये। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टार्ट किया, करते 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 एक वक्त ऐसा भी आया था कि ना ऐसे लग रहा था कि यार आपके बस की बात नहीं है, छोड़े इसे। तो लेकिन एकदम से फिर वो आवाज आती है ना कि अंदर से यार व्हाट आर यू डूइंग, यू कैन डू इट। तो बस उसके बाद से जब से स्टार्ट किया बजाना प्ले करने, तो अभी तक प्ले हो रहा है और म्यूजिक भी हो रहा है और अच्छे प्रॉपर सीख भी रहे हो? अभी तक प्रॉपर सीखा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इन फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल है कि सीखा जाए और सीखने में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, म्यूजिक में तो वे कहते हैं ना, बिल्कुल उसके आपकी जो हाउन होनी चाहिए वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं माशाल्लाह, वो भी उनकी आप चेक कर लें, उनका म्यूजिक से उनका रियाज जो है वो जारी रहता है, वो कहते हैं जितना भी हम कम करें सीखते रहते हैं, अपने अंदर समाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, म्यूजिक वो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, तो वो ऐसे नहीं कहा जाता। रियाज बहुत जरूरी है। बेसिकली रियाज पता नहीं लोग समझते हैं कि कोई बहुत मुश्किल चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली ये होता है कि अपने माइंड को गले से कनेक्ट करना। बातों का आप रियाज सिंगर्स कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, उसका बेसिकली होता है कि उनके माइंड में तो वो चल रहा होता है लेकिन गला नहीं साथ दे पाता। रियाजत का मतलब ये है अपने माइंड और गले को बराबर मैच करके, जो आपका माइंड का है वो आपका गला करे। तो इसके लिए कोई इतना मुश्किल जरूरी नहीं है, आपको टाइम प्रॉपर देना है म्यूजिक को। म्यूजिक को टाइम प्रॉपर दें, आपका रियाज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। हम भी यहाँ बैठे तो हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बगैर जो है इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लोग बड़े वैसे हम ये भी देखते हैं, लोग मेहनत से बड़ा कतराते हैं, ऐसा है ना राबिया? कि नहीं बस ठीक है, कुछ शॉर्टकट हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम फटाफट जो है वो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। लेकिन आजकल जिसको शॉर्टकट का नाम दे दिया गया स्मार्ट वर्क, उसको आप कह लेना जो मेहनत कर रहा है वो फिर भी पीछे रह जाता है। लेकिन स्मार्ट वर्क जो है ना वो दोनों का कंबाइन है। उसका एक वर्जन कर दिया है कि एक बंदा उसको पता है कि हमने थोड़े टाइम में कितनी मेहनत करनी है और उसका जो आगे आउटपुट है वो हमें कितनी आएगी। ये दोनों को वो करके ना मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, आप मेहनत पे लगे रहें। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग कोई भी काम करें, स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी करना, कुछ भी आप कह लेना कि अगर आपने इवन की मैं हूँ, अच्छा मामा नहीं है ना तो मुझे पानी भी पीना है ना, जाके कुछ बनाना है, तो डिफिकल्ट है। एक दिन में जाना जरा थोड़ा मुश्किल लगता है, वो थोड़ा सा होता है। लेकिन जब आप करने लग जाते हो, एक दिन करो, 2-3 दिन करो, तो आपको मुझे लगता है फिर आदत होने लग जाती है और आदत के बाद फिर उस चीज का नशा होने लग जाता है। जब आपको जो चीज बिल्कुल
مطلب اب میری بہن ہے وہ مطلب کوکنگ کا ہے اس کو نا اسٹارٹنگ سے, ٹھیک ہے. اس نے جو چیز دیکھی بنانی شروع, اب وہ بندی ایسی ہے اس کو کچھ بھی نہ کہو, اس کی جتنے بھی پاکٹ منی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا اس نے جا کے نا پرچیز کرنی ہے چیزیں, اور اس نے کوکنگ میں تو مطلب ایک پیشن, پھر پروفیشن تو ایک علیحدہ بات ہے, اس چیز کا جو نشہ ہے نا وہ پھر تب ہوتا ہے جب آپ کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو, پھر آپ کو کرتا ہے آپ آگے کرتے جائیں اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو آپ کو ہے شوق رابعہ کوکنگ کا؟ یہ بالکل نہیں ہے. نہیں مجھے شوق ہے, اور وہ کام سارے نا جو مطلب میرے ارد گرد والی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے. کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے, آپ کو بنا کے لانا چاہیے تھا. ویسے ہے آج ویکینڈ تھا, کچھ ہمیں بھی کھلاتی. آپ مجھے بتا دیتی. صحیح, یہ بتانے سے نہیں, لانے سے ہوتا. پھر میں آپ کو بتاتی ہاں ٹیسٹ کیسا ہے, رابعہ نے کتنا اچھا کوک کیا ہے. ایکچولی میں ماشاء اللہ سے ہماری ساری فیملی میں نا اچھا سب کا مطلب ہاتھ کہتے ہیں نا ذائقہ ہوتا ہے, وہ سب کا ہے, اور ہم نے کبھی بھی کسی بھی بچی نے مطلب میں ہوں یا کوئی بھی ہم نے سیکھا نہیں ہے کچھ بھی. کوئی بھی کام ہے پتہ ہے کہ چاچی کر رہی ہیں, ماما کر رہی ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے ہم لوگ. مجھے اتنا پتا ہے, میں بھوکی ہوں نا گھر میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چائنیز چیزوں میں جو بھی ویجیٹیبلس جیسے بند گوبھی یہ چیزیں پڑی ہیں نا, اس کو بھی کریٹ کر کے کچھ نہ کچھ بنا کے کھا لیں گے اگر موڈ ہو تو. موڈ کی بات ہے, موڈ کی بات ہے. اگر آپ کا موڈ ہے تو چیز بہت اچھی بنتی ہے, آپ کا موڈ نہیں ہے تو کچھ اچھا نہیں بنتا. افاظ آپ بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ ہاں میں چائے بنا لیتا ہوں, بس انڈا بھی بنا لیتا ہوں کبھی کبھی. اچھا ویسے مرد حضرات سے جب بھی پوچھا جائے کہ آپ کوکنگ کر لیتے ہیں تو وہ موسٹلی ان کا جواب جو ہوتا ہے آنسر ہے. اچھا میرے ابا جی بڑے اچھے ماشاءاللہ, وہ بھی بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. تو سمجھا ہمارا جب دل کر رہا ہوتا ہے کہ آج ابا جی کچھ بنائیں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان سے جو ہے لازمی فرمائش کرتے ہیں. تو وہ خود بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میں نے جو ہے کیا پسند ہے تو میرے کو کیا کھلانا ہے. تو مردوں کو بھی بڑے ہاتھ, ان کا ہاتھ میں جو ہے نا ذائقہ بڑا بدلا ہے. ابھی وہ 12 سال کا ہے, اس کا موڈ ہو تو ایسی ایسی ڈشز بناتا ہے, کہتے آپ کی ہٹ جاؤ میں بنا رہا ہوں, اگر اس کا موڈ ہے تو صحیح. پھر وہ ایسی بناتا ہے, پھر کہتے آپ نے اتنا کھانا, باقی سارا میں اسکول لے کے جاؤں گا. اسکول والوں کو بھی تو کھلانا ہے, جو میں بتانا ہے کہ میں نے کھانا. صحیح ہے. اچھا جی, مزاج سانگ کیونکہ ساتھ ساتھ اگر بات چیت چل رہی ہے تو میوزک کو بھی انسان کے نا ساتھ سے سننا چاہیے. اچھا میوزک آپ کو کتنا پسند ہے ویسے رابعہ؟ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, لیکن سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ کا, اگر آپ سیڈ ہیں تو پھر آپ سیڈ سانگس سنتے ہیں, اگر آپ ہیپی ہیں تو پھر آپ ہیپی سانگس کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب موڈس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا, مجھے لگتا ہے سیڈ سانگ سن کے ہم سیڈ ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے پتا لگ گیا ہے کہ نہیں یار, سیڈ سانگ سننے کی وجہ آپ کا خود کا سیڈ ہونا ہوتا ہے. ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی جب زیادہ سننے لگ جائے نا پھر یاد آتا ہے کان میں شیشہ بھی ڈلے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. نہیں ہوتی ہے, میں کبھی کبھی ایسا ہونا کہ موڈ ایسا کہ اچھا یار آج موڈ خراب ہے, جو کوئی ایسے سانگ لگاؤ جو تھوڑے سیڈ ہو, اور میں دوسروں کو لگتا ہے کہ کون سا ہو گیا, یہ بھی بتا دے گا اچھا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا. سم ٹائم آپ ایسے کہتے ہیں اسٹیٹس بھی لگا دو تو آپ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کرنے لگ جاتے ہیں لگے بہن بھائیوں سے لڑے ہونے. ہاں تو آپ سب لگا دیتے ہیں. بالکل. اچھا جی ناظرین, پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ رابعہ بھی موجود ہیں اور آفاق بھی ہیں جو کہ اچھے اچھے سانگز بھی ہمیں سنائیں گے مزید, اور رابعہ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو چیٹ بھی چل رہی ہے, بڑی مزہ آ رہا ہے. آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا رابعہ یہ بتائیں کہ موٹیویشن کتنی ضروری ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں موٹیویشن مجھے لگتا ہے کہ سٹارٹنگ سے ہی بہت ضروری تھی, لیکن ہمیں شاید ان کا پتہ نہیں تھا. اور موٹیویشن کی اگر ہم بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ کے بتائے. آپ کی موٹیویشن آپ کے بابا ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میرے بابا ہیں. مجھے کسی آئیڈیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے. سو موٹیویشن آپ کو ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے. بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے میرا فار ایگزامپل, میں گروں گی بھی خود, اٹھوں گی بھی خود, مجھے کوئی آ کے نہیں اٹھا سکتا جب تک میں نے اپنے آپ کو کرنا ہے. میرے اندر جو ہے نا, مجھے جب اندر سے آواز آئے گی نہیں تم نے یہ چیز نہیں چھوڑنی, تم نے کرنا ہے, تو میں کر جاؤں گی. اگر میں خود نہیں کرنا چاہ رہی نا, میں خود ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے میں ٹوٹی ہوئی ہوں, یہ ہے وہ ہے, اور مجھے کوئی بھی دنیا کی طاقت آ کے مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی. تو موٹیویشن ان سینس آپ کے اندر خود ہو سکتی ہے, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے ہر جگہ بہت ضروری ہے، ہر جگہ. اب میں اسی چیز پہ اگر میں یہاں پہ کہوں نا تو میں بہت لکی ہوں. اگر مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے، خیر اس پوائنٹ پہ تو آتا ہی نہیں ہے. اگر مجھے کچھ اچھے دوست ملے ہیں تو برے بھی ملے تھے، تو اسی طرح کچھ ٹیچرز مجھے اتنے اچھے ملے ہیں. میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے، اسکول سے لے کے یونیورسٹی لائف تک اسٹل ابھی تک میرے ٹیچر اتنے اچھے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے ٹیچرز کیسے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ٹیچرز تو ایسے ہیں، ہم نے بہت نیگیٹو سنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ریئلٹی میں ان سے ملتے ہو، آپ چیز ڈسکس کرتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سویٹ اور اچھا کوئی نہیں ہوتا. ایون کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ ٹیچرز بہت مطلب آپ کو نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں، ان کی انٹینشنز کچھ اور ہوتی ہیں. اور جب آپ ٹیچرز کے پاس جاتے ہو، آپ بات کرتے ہو، میں کہتی ہوں کہ یار بالکل اپوزٹ ہے کہ ٹیچرز اتنا مطلب ہمیں اگر کچھ لگ بھی رہا تو وہ مجھے یاد ہے مجھے ایک ٹیچر نے نا ڈانٹا، اور اس کے علاوہ باقیوں کو بھی ڈانٹا. آئی تھنک مجھے ڈانٹا تھا یا نہیں، مطلب تھوڑا سا لاؤڈلی بات کی. میں نے کہا سر پلیز مجھے بابا نے بھی نہیں ڈانٹا، آپ نا مجھے ڈانٹیے گا. ایون کہ میں ان کے آفس میں گئی، سر پلیز نہیں مجھے ڈانٹیے گا نا مت. پھر کہتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں، گھر میں بابا بولتے ہیں ڈانٹتے ہیں، سنتے ہو، برداشت کرتے ہو، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ تو ٹیچرز اگر ڈانٹ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ٹیچرز نے آپ کے مطلب بابا والی سینس، اور مطلب اس طرح کے ٹیچرز اتنا فرینڈلی، وہ بےزتی بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. تو کالر ہے ہمارے ساتھ رابعہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آسما بہن کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا آسما بہن، میرا یہ میں نے کہنا تھا، جو ہمارے آئی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے سانگ گایا. جی ہمارے جو میں دیکھتا ہوں پروگرام، ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں جو آڈیشن دیتے ہیں سنگنگ کے پروگراموں میں نئے لڑکے، وہ میں دیکھتا ہوں ہمیشہ وہ پاکستان کے جو پرانے گلوکار ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب، ریشما، مہدی حسن، ان کے سانگ آتے ہیں. وہ ان کے سانگ آ کے آڈیشن دیتے ہیں، انہیں کو سن کے وہ سیکھتے ہیں. بالکل. انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو نئے لڑکے آ رہے ہیں گانے والے، نیا جو ٹیلنٹ ہے، یہ ہمارے پرانے سنگرز کو نہیں گاتے. اگر گائیں ان کو ان سے سیکھیں تو یہ اس سے بھی مزید بہتر گا سکتے ہیں. ایسا میرا سوال ہے کہ یہ کس سے سیکھنا ہے، ان کو پرانے گلوکاروں میں کون سا گلوکار پسند ہے؟ ٹھیک ہے جی. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کال کرنے کا. ان کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ان کے سٹارٹنگ والے لڑکے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہاں پر جو موسیقی کا جو سیناریو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر ایک تو سپورٹ بہت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے علاوہ ان کی بات سے کافی حد تک ایگری کروں گا کہ یہاں پر بیسیکلی میں تو خیر خان صاحب کو سنتا بھی ہوں اور اپنے پرانے سنگرز کو سنتا بھی ہوں، لیکن جو ینگ جنریشن آتی ہے نا، وہ ان کے سامنے جو سیلیبریٹی ہوگی نا، انہوں نے ان کو فالو کرنا ہے. بیسیکلی سنگنگ سننا اتنا مسئلہ نہیں ہے، سنتے سب ہیں، لیکن اب کیونکہ ہر کسی کو فیم چاہیے. فیم حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹاپ پرسنالٹی کیا چل رہی ہے. آپ دیکھیں سب سے کوئی بھی ینگ جنریشن میں سے کسی سے بھی پوچھے نا جی آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کا جو مینٹور کون ہے، وہ کہے گا عاطف اسلم. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے سنتے وہ سب کو ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی سنیں گے، مہدی حسن خان صاحب کو بھی سنیں گے، غلام علی خان صاحب کو بھی سنیں گے، لیکن وہ گائیں گے کس کو؟ عاطف اسلم کو. گانا چاہیے، انہیں بھی گانا چاہیے. جو پرانے سنگرز ہیں ان کی کمپوزیشن سنیں. ان کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ماشاءاللہ، اور لیونگ لیجنڈ ہیں، ہم سب مانتے ہیں. آج کل کے ٹرینڈ کے حساب سے وہ جو ہے، اس لیے لڑکے آج کل ان کو زیادہ گاتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے. فیم چاہیے سب کو. موسیقی اگر بیسک موسیقی کی بات کی جائے، جو صرف موسیقی سے لو لگاتے ہیں وہ زیادہ تر گانے ہی صرف پرانے گاتے ہیں. آپ اسٹوڈیو، یہ تو ہم یہاں انٹرویو میں بیٹھے ہیں نا، کبھی اسٹوڈیو میں آپ کسی سے چلے جائیں، جو بڑے استاد بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو نصرت فتح علی خان صاحب کے اور غلام علی خان صاحب کے ہی گانے گوائیں گے. بالکل ظاہر سی بات ہے. ہم اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے اتنے ماشاءاللہ، آپ نصرت فتح علی خان صاحب کا نام دیکھیں، کہاں انٹرنیشنل لیول ہر جگہ، ایون کہ گورے، حالانکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، لیکن ان کی آواز میں ماشاءاللہ کوئی جادو تھا کہ وہ گورے بھی جھوم اٹھتے تھے. اور ماشاءاللہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گانوں کو ریمکس کیا جا رہا ہے. انہیں کی آواز، کیونکہ ینگ نصرت فتح علی خان صاحب کو اب لوگ تو بہت سن رہے ہیں. ہم لوگ بھی اب اکثر ہم لوگوں کے موڈ ہو تو ہم بھی نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتے ہیں. تو جن کو موسیقی کا شوق ہے وہ تو پھر لیجنڈز کو ہی فالو کرتے ہیں. کہ خان صاحب کو ہی ریمکس کر کے کیوں اس جنریشن کو سنایا جا رہا ہے. بیسیکلی جو اولڈ میوزک ہے نا خان صاحب کا، خیر میں تو اولڈ نہیں کہتا اسے، آج کل کی جنریشن کہتی ہے، مطلب فار ایور ہے. میں کہتی ہوں یہ اب آپ دیکھیں رکشے کمار آیا تھا پچھلے دنوں میں، اور ابھی جو سوچتا ہوں کہ ریمکس چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کو ریمکس کر کے جب یہ چیز آتی ہے نا تو ینگ جنریشن بہت انجوائے کرتی ہے، کیونکہ آج کل میوزک کا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہے.
बस वही बात आ जाती है हर किसी का सुनने, क्योंकि जाहिर सी बात है म्यूजिक ऐसा वसी मैं समझती हूँ कि हर बंदे का डिफरेंट सुनने का भी अलग एक व्यू होता है कि वो किस तरह उसको सुनना चाह रहा है, अपने मूड्स के ऊपर उसके डिपेंड कर रहा होता है। तो जैसे यंग जनरेशन है तो वो थोड़ा फास्ट म्यूजिक की तरफ चली गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये शोर, मैं कहती हूँ शोर शराबे वाला म्यूजिक, हाँ, मुझे एक इतना पॉइंट भी नहीं भाता इस म्यूजिक का, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऑलरेडी इतने शोर शराबे में रह रहती है, अगर आपने शोर शराबे वाला सुनना है तो फिर क्या फायदा? हाँ, थोड़ा तो कुछ इस तरह स्लो होना चाहिए, मजे करना चाहिए। ओल्ड और न्यू में ये डिफरेंस आ गया कि अब वाले में शोर शराबा ज्यादा है, जो म्यूजिक है वो आप कह लें कि वो चीजें खत्म है, और जो पीछे वाला है वहाँ पे शोर शराबा कम है और उसमें चीजें हैं। आपने ये देखा है पीछे वाला जो है ना, जितने भी हैं उसमें सूफीइज्म बहुत है, जितने भी पीछे वाली चीजें हैं उनके सॉन्ग या चीजें हैं ना, उन बहुत पोलाइट है। ऐसे ही है, सुनने में भी बड़ा मजा बहुत मजा आता है, आप सुनते हैं आप उसमें खो जाते हैं। हाँ। और जो अब वाला म्यूजिक है उसमें क्या है, बस फास्ट म्यूजिक है, बस समझ नहीं आ रहा, बट आपने एंजॉय ढूंढना जरूर है, आपने एंजॉय जरूर करना है। सिर्फ एक हद तक फ्रेंड्स में वो अच्छा ठीक है, पार्टी शार्टी है, कुछ है, कोई बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, तब भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो जाए गैदरिंग में, तो उसमें म्यूजिक है उस पे। अच्छा, आप अपार्ट फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? फैमिली की तरफ से अब जाके सपोर्ट बहुत अच्छी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। रिसेंटली मैंने इवेंट किया फैमिली में, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बिल्ट हुआ है कि इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। पहले मतलब इतना सीरियस नहीं था इस फील्ड को लेके, पहले गिटार भी अब मैंने सीखा है अब जाके, तो ये है कि अब फैमिली जब सपोर्ट करती है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्ट होता ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं फैमिली, आपने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपकी फैमिली अगर आपके साथ खड़ी है तो फिर आप जो है वो पार कर जाते हैं, कोई मसला नहीं है। फैमिली में भी सिर्फ आपके बाबा या मामा, उनमें से कोई एक कह देना कि बेटा तुम कर सकते हो। बेसिकली फैमिली होती मामा बाबा है, फैमिली होती मामा बाबा ही है। सही बात है, माँ बाप के मुझे याद है जब मैंने MBA में एडमिशन लेना था ना, तो मुझे कुछ लोग थ्रेट कर रहे थे, स्टिल अभी तक शायद उनका कहीं ना कहीं हो, तो मुझे उससे नहीं होता। उस टाइम मैं कह रही थी मैंने बाबा मैंने नहीं जाना यूनिवर्सिटी। बाबा कहते पूरी दुनिया को मैं आग लगा दूंगा, मैं देख लूंगा जो तुम्हें देखे, तुम अपनी डिग्री करो। और उस टाइम ना, वरना कभी कोई सोच नहीं सकता कि राबिया कहे कि मुझे स्टडी नहीं करनी। मैं कहते हैं किसी को नशा होता है किसी चीज का, मुझे बचपन से नशा था, मुझे डिग्री करनी है और मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो अब आगे मैं कहती हूँ ना यार बस मैंने आगे नहीं पढ़ना तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह अब कंसीडर करते हैं यार ये इसने लास्ट में पढ़ना है, हो जाना है पास या जो भी है। और लेकिन अगर मेरे प्रीवियस फ्रेंड्स वगैरह को देखें ना, वो कहते हैं यार अगर वो ये जाके बोलें कि ये कहती है, वो कहेंगे हो ही नहीं सकता कि ये बोलेगी। अच्छा, वही बात होती है ना, आप जब बचपन से ही आपको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिल रही हो और फिर आपके अंदर खुद हिम्मत हो कुछ करने की कि आगे मैंने जाके मेरे ये गोल्स हैं, मैंने इनको अचीव करना है और मैंने इसके लिए हर हाल में मेहनत भी करनी है, पढ़ना भी है, तो फिर कोई चीज भी आड़े नहीं आती आपके। वो फिर आपको अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है और आपकी खुद की जो कहते हैं ना कि विल पावर वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो आप। अभी उसी बात में आ जाती है आपके। मुझे कहा था कि जब आपने स्टार्टिंग में वेलकम बोला, आपने कहा कि खुश हैं आप, तो मैं हंस पड़ी थी। मैंने कहा बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके पीछे भी एक रीजन थी। 2 दिन पहले चीजें ना, मैं शायद थोड़ा सा साइड पे चीजों से होके ना बिल्कुल अपसेट वाली साइड पे थी, मुझे नहीं पता था। और मैं कल थोड़ी देर पहले ना ऐसे ही थोड़ा सा कुछ मेरे माइंड में आया कि यार अच्छा, तो थोड़ी देर बाद मुझे हन्ना का मैसेज आ गया कि राबिया आपने आना है। और मेरे माइंड में वही चीज कुछ क्लिक की यूनिवर्सिटी की ना, और मैं सोच के कि आपकी वही बात आ गई, आपके अंदर अगर पावर है, आप कुछ हो, आप और सबसे बड़ी बात नीयत। अगर आपकी नीयत ठीक है ना, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाते हैं। वो बताते हैं कि यार अभी तुम्हारी ना लोगों को जरूरत है और तुम्हारी वजह से शायद तुम्हें लगता है तुम्हें भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए रहना है। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम अली से बात कर रहे हैं। जी अली से बात कर रहे हैं। जी जी, अली हसन जी जी बोलें। तो मैम मैंने ये सवाल पूछना था कि अगर इंसान की आवाज अच्छी हो तो वो सिंगर बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? सॉरी, मुझे आपको दोबारा रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इंसान की आवाज बेहतर हो तो वो सिंगर वाली फील्ड में आना चाहे, म्यूजिक वाली फील्ड में, तो वो कैसे आ सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो मेरे ख्याल में टैलेंट को हमारे टैलेंट, हमें अभी बात कर रही थी ना, टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपने ही
टैलेंट का पता भी नहीं होता कि उनकी आवाज कितनी अच्छी है और किस तरह जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे बहुत अच्छा दे सकती हूँ। हाँ। अब आपके हाथ में एक फोन है, टिकटॉक ऐप है, डिफरेंट ऐप्स हैं, चीजें सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया है। मतलब अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो आप अपनी एक वीडियो क्लिप बनाए, अगर आपको मतलब आपकी वॉइस है उसमें कुछ है, ये नहीं हो सकता कि कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, एक हद तक करता है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आपको वही बात है कि लाइफ में कोई भी फील्ड है, वहाँ पे सजी सजाई एक प्लेट में सब कुछ नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने स्ट्रगल उस टाइम किया जब मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने उस टाइम स्ट्रगल किया, जब मैं हिम्मत हारने लगी, अल्लाह ने मेरे बाबा को वो चीज दे दी कि तुम करो। तो यहाँ पे आके हम प्रेजेंट करते हैं कि यार मतलब मैं ये हूँ, मैं ये बन गई। कोई ये नहीं बताता हम कैसे बने हैं। हाँ, फ्रंट पे आके पीछे बिल्कुल आपके बैक हर पे एक जो का होता एक है। इंसान मौजूद होता है डेफिनेटली उसको बताया। वेलकम बैक नाजरीन, और साथ साथ हम अच्छे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं अपाक से, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जो है चिट चैट जारी है। टॉपिक जिस तरह हमने आज बात कर रहे थे कि तरबियत कैसी करनी चाहिए, साथ साथ क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी आजकल सोशल एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। आजकल जो एक्टिविटीज हैं वो यही हैं कि लास्ट टाइम हमने राशन ड्राइव की थी और अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग राशन ड्राइव करें, क्योंकि मेरा पर्पस और दूसरों का बहुत डिफरेंट है। उसकी रीजन एक यही है कि जो जिस नाम पे मैंने काम शुरू किया था वो हुसैन है। पहला वर्ड तो यही सिंपल है, तो दिखावे के लिए तो हो नहीं सकता। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेंड्स ने डोनेशन, और एक मेरी डॉक्टर है, मतलब मेरी फ्रेंड है, तो वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। सो हम लोगों ने मिलके कलेक्ट किया, सब कुछ किया। तो हम लोगों ने ऐसा एरिया एक वहाँ पे फाइंड आउट किया था जहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि उनको खुद खबर नहीं थी कि कोई आएगा। सही। तो बिल्कुल हम लोगों ने सीन बना लिया कि हम राशन वगैरह चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उन लोगों को दे देते हैं जो मुस्तहिक नहीं है, और जो मुस्तहिक होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो हम लोग अभी लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, कभी भी नहीं पसंद नहीं होता। आपके अंदर होता ही नहीं है। अब लोगों ने फैशन बना लिया, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो उस पेशे पे चल रहे हैं कि हमें यहाँ से मिल रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने मांग के ना वो रोड पे मांग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोठियां बनी हुई हैं। ऐसे लोग भी हैं। मुझे याद है बाबा काम पे खड़े हुए थे, तो दुकान पे वहाँ पे जो है अभी एक आदमी गुजरा है, तो बाबा को लगा वो मांगने वाला है शायद ना, तो बाबा ने उसे फ्रूट उठा के कुछ दिया। तो वो कहते हैं मैंने मांगा नहीं है। उसकी ना बाजू पता नहीं कोई टांग का या कुछ कटा हुआ था, ऐसे कुछ था। तो कहता है नहीं, मुझे पता है कि हमारे नबी ने क्या फरमाया और क्या चीज़ है, अल्लाह ताला को क्या चीज़ नापसंदीदा है, मैं कभी मांग नहीं सकता। अभी मेरे में थोड़ी सी हिम्मत है तो मैं जो है ना मैं मेहनत करके लूँगा। तो बाद में बाबा ने कहा अभी तो ले लो आप, चलो कोई बात नहीं आप आ जाना। कहता नहीं। और उस टाइम फिर बाबा ने जब इंसिस्ट किया तो उन्होंने पैसे दिए। बाबा कहते थोड़े बहुत तो चलो मैं रख लेता हूँ। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों की हम एग्जाम्पल नहीं देते। लोग जगह जगह मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं। पहले हमें नहीं पता होता था, हम यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां पे भी कल्चर बना हुआ है, 2-4 औरतें हैं वो आ जाती हैं मांगने, और हमें नहीं पता था। हम लोग यूनिवर्सिटी में गए, जैसे हमें सिखाया जाता है कि देना है, ये है वो है, हम लोगों ने जो खाना उन्हें देना। एक दफा हमारे साथ हुआ है कि हम ना कैफे के बैक साइड से गुजरे हैं, वो आंटी ऐसे बैठी हुई हैं और उनके पास इतने मतलब लिटिल इतने ज्यादा नोट। हमने देखे, मैंने कहा यार इसको देते हैं हम। तो पॉकेट मनी नहीं मिलती। तो उस दिन के बाद वो बात ही है ना, पहले तो 2-3 दफा उसने मतलब स्टार्टिंग में मुझे ना मार के ऐसे जैसे होता है कि ना तुम नहीं दे रही ना, अब उसे पता ये नहीं देगी, मुझे नहीं देगी, बाकी जिसको मर्जी दे दे। तो ऐसे लोगों को हम दे देते हैं, जो हकदार होता है वो रह जाता है। वही बात है कि हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं कि कोई डोनेशंस इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर हम 1-2 फैमिली को ही कर सकते हैं। जब डोनेशंस और चीज़ें आती हैं जिनको अल्लाह ने अता किया होता है, फिर वो अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उसको आगे करते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम लोग गए थे और एक ऐसी भी मतलब खातून थी, उनके घर में मुझे नहीं लगा, अंदर जाते ही ना मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी फैमिली मेरे मतलब मिडिल क्लास में ही हमारी उसी सर्कल में आता है। तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि उनके घर कुछ नहीं है, तो मैं जब गई हूँ, मुझे उन 20 घरों में से ना सिर्फ ये 2 घर वहां जाके इतना सुकून और इत्मीनान हुआ कि यार जो मैंने मेहनत की थी ना वसूल हो गई। उनके घर में 17 पड़ रहे थे, इतने ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे, और मैं गई हूँ ना तो उनकी पहचान मुझे तब हुई जब उन्होंने मुझे देखा, पूछा, और मेरे साथ फ्रेंड्स थी, आप क्यों आए हो, क्या है, क्योंकि जानने वाले तो एक साथ थे, उन्होंने बता दिया कि मैंने भेजा, क्योंकि डेफिनेटली किसी के भी घर जाने के लिए वहां का कोई एरिया का बंदा होना चाहिए। तो उन्हें बोला, तो जब उन्हें बताया वो, और उनके जो शक्ल पे जो एक्सप्रेशन थे और जो सब्र और शुक्र था, और वो जो अल्लाह ताला का शुक्र, उनका जो वर्ड निकला, मैं कहती हूँ वो
आई थिंक सो कि वो जो रिवार्ड था, वो सुकून था, उन्हें नहीं शायद मुझे हुआ। तो वही जब आप उसी अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं ना, तो आपको खुद इनर Yes. पीस है ना, वो ऐसे आप सुकून में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि यार मैंने कर दिया जो मुझे करना Yes. था, और जो मुझे सुकून चाहिए था वो मुझे मिल हाँ। गया है। और वो सुकून आपको तब भी मिलता है जब आप खुशी देखते हैं। अगर आपको लगता है ना, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आप डोनेशंस के लिए, चीजों के लिए जाते हैं। मुझे याद है यूनिवर्सिटी की एक लड़की, और उसकी क्लास बहुत हाई लग रही थी, उसने मुझे 5 रुपए का सिक्का भी दिया था, मुझे याद है। और उस दिन हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठी की थी एक बच्चे की फी के लिए, और मेरे पाँव पे छाले बन गए थे। और आप ये देखें कि एक बच्चा जिसको पता है बाबा से मांगा सब कुछ, और मुझे वो 5 रुपीज दे रही है, तो मतलब अगर आपको अगर किसी के लिए कुछ करना है तो अपना आप मारना पड़ता है, इन सेंस की अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी भी लोग बहुत से होते हैं वो। अच्छा जी, क्योंकि हमारे टाइम हाँ। जो है वो बड़ा मुख्तसर से रह गया है इस सेगमेंट का, तो हम लेके बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई और बड़ी अच्छी मजेदार गुफ्तगू रही। आफाक, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ अब मौजूद हैं जी डॉक्टर सगीर अहमद साहब, जो कि चीफ साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर सखावत हुसैन साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने कैसी शो में हैं? आपको। जी थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैंगो पे, यानी कि आम। आपको पता है कि जैसे गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले जो फल हमारे जहन में आता है ना, वो आता है जी मैंगो, आम जो है वो तमाम फलों का सरदार कहलाया जाता है, बादशाह कहलाया जाता है। तो आम सबके फेवरेट होते हैं। गर्मियाँ आती है ना, वैसे मुझे भी आम बड़े पसंद हैं, मैं बहुत शौक से आम खाती हूँ। हम देखते हैं आम की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। जनूबी पंजाब तो ऐसे लगता है यहाँ पे माशाल्लाह आम की इतनी पैदावार थी, और आम की जितनी हम लोग वैरायटीज़ की बात करें तो उसमें मुझे अनवर लटोर जो है मेरा बड़ा फेवरेट है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है जो हमारी सेहत को फ़ायदा दे सकता है। तो इसमें जनाब आम में हम देखते हैं ये बिल्कुल न्यूट्रिशन से जो है वो भरपूर होता है। इसमें वाफिर मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह हमारी घर की खवातीन कहती हैं हम खूबसूरत और ऐसे यंग नजर आए, तो आम खाने चाहिए। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जदीद रिसर्च से साबित होता है कि ये कैंसर से भी आपको बचाता है। और इसके बहुत सारे फवाइद हैं। इसमें आयरन मौजूद होता है, जिसमें खून की कमी जो है जिन लोगों को होती है उनको पूरा करता है। तो आम की वैसे कहते हैं आम जो है गर्मियों में खाए जाते हैं, ये गर्म होता है, लेकिन अगर इसके हम फवाइद देखें तो वो बहुत सारे हैं। लेकिन वो कहते हैं हर चीज़ की ज्यादती जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। आम खाएं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक आप खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग करता है। इम्यून सिस्टम के हवाले से नहीं, कोरोना की हम जिस तरह हम लोग अभी तक उसको फेस कर रहे हैं, तो उसमें इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आम एक ऐसा फल है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कोरोना जैसी बीमारी से हम जो है वो लड़ सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा जो है इससे आपके हेयर्स जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, इससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, शाइन करती है। इसके अलावा इसमें ये जो चीज़ें हम देखते हैं, आम जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग आम जो है वो खाना खाने के बाद जो है उसको डिज़र्ट की सूरत में जो है वो कहते हैं जी खाना खा लिया तो अब आम आ जाने चाहिए ताकि हमारा जो खाना है वो हजम हो जाए। तो आपके खाने के हजम करने में भी जो है वो मदद देता है। आम जो है केक में इस्तेमाल होता है। जिस तरह जी आम स्टार्ट होते हैं तो लोग जो है इसकी मिल्क शेक बनाकर पीते हैं, ये बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए जैसे बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे ना दूध नहीं पी रहे होते, तो उसके लिए ये होता है कि आप उसमें थोड़ा सा आप अगर आमों को मिक्स करके उनका मिल्क शेक बना कर दे देंगे तो बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, तो वो हेल्दी भी होता है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताऊंगी, जिस तरह हम लेते हैं आम बहुत ज़्यादा खा लेने, तो बहुत ज़्यादा आम खा लेने से भी जो है आपका वेट बढ़ जाता है। तो जो लोग इसका पहले ही शिकार हैं मोटापे का, तो वो ज़रा आम पर ना हाथ ज़रा हौला रखें, आम थोड़े खाएं, लेकिन जो है खाएं ज़रूर। हम ये नहीं कहते नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी सेहत का भी आपने जो है वो बहुत ख्याल रखना है।
तो आम खाएं, अपनी सेहत को अच्छा बनाएं। सर आम आपको कितने पसंद है? ऐसे हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं तो इनसे भी जान लेते हैं आम आप पसंद है? मुझे तो बहुत आम पसंद है, और मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बताता चलूँ जी कि मेरे वालिद मरहूम जो है वो ये बागों का या आम का कारोबार करते थे। मैंने वाज लिटिल चैप, छोटा था, तो वो मुझे बताते थे कि आप आम के ऊपर चढ़ जाया करते थे, और जो मतलब एक फ्रेश, ये नहीं पका हुआ नहीं, ये आप पका के नहीं, पका हुआ जो आम है जी जी, तो वो ला के, सो इट हैज बीन ट्रेडिशन। और हमारे घर में अभी भी मेरे घर में 4-5 जो आम के हैं पेड़ हैं, और हम अपने अच्छा आपके घर में मौजूद है, आपने लगाए हुए हैं, मतलब ये शौक है ना, जैसे आम खाने के शौकीन है तो आपने अपने घर में जो है वो आम की दरख्त भी लगा लिए। हाँ। तो अभी भी आप तोड़ते हैं वहीं से फ्रेश आम तोड़े और खाए? नहीं, आप तो वो बच्चों वो ऊपर चढ़ना, हाँ। तो वो आप देखें आप तो वो उम्र नहीं रही लेकिन इवन आप देहातों में चले जाएं तो बच्चे जो हैं वो चढ़ते हैं, और वो सारा कुछ वो हो गया है। तो अब तो जैसे आपने कहा ना अनवर रटोल, जी जी, तो अनवर रटोल बड़ा ही मैं समझता हूँ मेरा भी पसंदीदा जो है ना ये आम जो है, सबका वैसे फेवरेट में देखिए लेकिन ना, आम तौर पर वो कहते हैं, ये मैंने एक मैं ऐसे थोड़ी जोक की बात बताऊं, मुझे लाहौर से कॉल आई, जी जी, मेरे बड़ा अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने कहा जी आप मुझे आम तो भेजे मुल्तान के, तो मैंने उन्हें आम जी अनवर रटोल भेज दिया। तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा यार मैंने आपको आम कहा था तो आपने ये क्या भेज दिया तो मैंने कहा आप इसको टेस्ट तो करें। हाँ। सो वो टेस्ट तो बाद में हो, लेकिन आम तौर पर चौसा और इसका जो है ना दुसहरी चौसा जो है ना शायद बेस्ट चॉइस उनकी जो होती है, जो हम देते हैं यहाँ पाकिस्तान में तो ये चलता है, लेकिन जो अब्रॉड जाता है ना वो तो फिर हमारा सिंदरी चलता है, और जो मिठास कम होना तो वो ज्यादा चलता है। तो ये चीजें हैं। हाँ सर आपको भी आम पसंद है? जी बेसिकली तो मैं जिम्मेदार घराने से हूँ, जैसे सर कह रहे थे हमने तो बचपन में बड़े तोड़े हैं, मकामी जबान में उनको कहते हैं टिबका, ठीक है ना, तो वो ऊपर चढ़ जाना, लोग दरख्त के ऊपर पके हुए आम होते हैं उनको हम टिबका कहते हैं मकामी जबान में, वो उतार ले आना और उसको फिर वो बर्फ में डाल के ठंडा करना, उनका अपना ही मजा है। बच्चे होते थे जैसे सर कह रहे थे, तो तोड़ के ट्वेल में चले जाना, वहां उसको फेंक देना, तो उसमें फिर वो चूसना, वो अपना उसका अजीब ही उसका एक मजा था। लाइफ बात है, लोग एंजॉय करते हैं, स्पेशली ये होता है जब बहुत ज्यादा सख्त गर्मियां होती हैं, तो यही होता है कि आमों की पिकनिक पार्टी होती है जी, उसमें आम की पेटियां जो है वो ढेर ले जाते हैं लोग, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये हो गई हमारी हेल्थ टिप, आम के हवाले से बात हो गई, तो साथ ही सर की तरफ आते हैं वापस। तो सर सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से जानेंगे और फिर हम आगे जो है बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है इदारा 1906 में बना था। तो जब ये हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, ये प्री पार्टीशन है, पाकिस्तान और जो ये इंडिया इकट्ठा होता था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया 1906 में। जो ही ये इदारा बनाया है तो लायलपुर यूनिवर्सिटी आपको पता है वो होती थी, तो कॉटन रिसर्च का एक कंपोनेंट उन्होंने रख दिया फैसलाबाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो इकट्ठी थी, तो कॉटन रिसर्च स्टेशन उसे कहते हैं। उसके बाद ये इदारा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कॉटन की नई अक़साम बनाना, ताकि कॉटन आपको पता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 5000 साल पहले हमारी इसकी हिस्ट्री मौजूद है, और यहाँ कॉटन काश्त होती थी, और इसको पेरिनियल ट्री और मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कॉटन का इन्होंने इदारा बनाया, और वहाँ से हमारा जो है फिर 1974-75 में ये कॉटन रिसर्च डायरेक्टरेट बन गया। इससे पहले कॉटन ये मुल्तान जो था, तो कॉटन यहाँ ये साउथ पंजाब में उस वक्त भी अच्छी होती थी। आपको पता है कि ये कॉटन शुरू ही हमारे वहाँ से हुई, बहाउद्दीन जो मंडी बहाउद्दीन से, यानी गुजरात से, और वो सरगोदा डिवीजन बड़ा पोटेंशियल है, उसको तो फैसलाबाद होता है, पोटेंशियल एरिया होता था, कसूर होता था। सो ऐसा ऐसा सोचेंगे तो ये तो अब आ गई वहाँ मंडी बहाउद्दीन से, अब मंडी जजवान तक आ गई है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है अक़साम बनाना, किसान और किसानों की रहनुमाई करना कि आप इन अक़साम से कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दो चीज़ें, कपास की
یعنی انوینشن نئی اقسام بنانا، ساتھ ساتھ اس کی اچھی پیداوار کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی بنانا. سو میں بتاتا جاؤں سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے وہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. جی سر. جی تو اب تک 68 یعنی 68 اقسام ہم نے بنائی ہیں، جو 1914 سے پہلی ورائٹی آئی 1914 میں انگریز تھا، تو اس کے بعد جو چلتا رہا تو 2021 میں ہماری جو ہے 19 ورائٹیز جو اس حکومت کے جو انیشیٹو ہے انہوں نے بڑا سپیڈ اپ کیا ہے اپروول سسٹم کو. سو انہوں نے 19 ورائٹی کا جو ہے منظوری تھی. سو اب تک ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن میں صرف اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اب ادارہ فیصل آباد سے 2017 میں کاٹن ڈائریکٹریٹ جو تھا اس کو شفٹ کر دیا یہاں ملتان میں، کیونکہ کاٹن فیصل آباد اور ادھر کم ہو گئی تھی. تو اس کی اہمیت کو، ساؤتھ پنجاب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے فیصلہ کیا کہ اس ادارے کو وہاں ڈائریکٹریٹ اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، اسٹیشن بنا دیا، اس کو ڈائریکٹریٹ بنا دیا. تو اب چیف سائنٹسٹ اس کا جو ہے سربراہ جو ہے اور اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مختصر جو ہے. پھر اس کے بعد کولیبوریشن ہمارا جو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہے. میں اپنا تھوڑا سا بتا دوں جو ہمارے نام، میں 1991 سے کپاس میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی انعام اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کپاس کے بارے میں بات کرنی ہے. کپاس کا جو بیج ہوتے ہیں نا وہ اپنا اصل بیج ہمیں نہیں ملتے، یہ بیج ملتے ہیں اور جو فصل ہوتی ہے وہ ہماری ٹھیک نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہمارے جو کپاس ہے پچھلے سال 4 من ایک پیداوار ہوئی. محکمہ زراعت والے ہم سے تعاون نہیں کرتے، کپاس کو دیکھنے نہیں آتے. سفید مکھی کا بہت حملہ ہوتا ہے اور گلابی سونڈی کا بھی ہماری کپاس تباہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مہربانی کر کے کوئی رائے دے جو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بڑا اچھا سوال ہے. ہم اس طرف آتے ہیں، اس کا سوال بہت اچھا ہے. یہ 3 پرابلمس بتائیں. ایک بیج کا بتایا ہے، ایک سفید مکھی کا بتایا ہے اور اس کے بعد گلابی سونڈی کا بتایا. اور ہمارے ایجوکیشنسٹ جو ہیں ہم اس سے پہلے پروگرام سے پہلے یہ بھی یہ چیزیں بتا رہے تھے. سو دیز آر 3 امپورٹنٹ کوشچنس اور رائٹلی یس سر. اس کے لیے بیج کے لیے جو ہے نا پیورٹی کے لیے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میں نے کل ایک پریزیڈنٹ ہماری ہو رہی سیمینار، تو یہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی میں نے ایک سلائڈ دکھائی تھی کہ 90% جرمینیشن ہوتی ہے، اگاؤ ہوتا ہے. ہمارے ہاں 60% 50% تو یہ رینج کا ہے، جس سے کسانوں کو ایک تو جو ہے بیج زیادہ لگانا پڑتا ہے، بیج بار بار لگانا پڑتا ہے. سو کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اسے. نمبر 2 وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیورٹی آف بیج ویری امپورٹنٹ. سو اس کے لیے ہم نے حکومت نے یہ سنا ہے میرے بھائی، ان کے لیے یہ کیا ہے کہ ہم پری بیسک سیڈ جو ایک سسٹم تھا، سیڈ کا سسٹم یہ ہوتا ہے پری بیسک، بیسک، سرٹیفائڈ. لیکن یہاں کیا تھا سرٹیفائڈ ٹو سرٹیفائڈ، جس کی وگر بھی نہیں تھی اور جس کی پیورٹی بھی نہیں لی تھی. تو اس سسٹم کو ہم نے ٹریسیبلٹی آف سیڈ، جو آپ کسان خریدے گا نا سیڈ، وہ بتائے گا یہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے آیا، پورا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوگی. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اصل اور نقل کیا ہے. تو اس کے لیے ایک قدم تو یہ کریں. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ سیڈ سسٹم، سیڈ پروڈکشن سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، کہ سیڈ کی کوالٹی کو ٹھیک کی جائے. تو سیڈ کی کوالٹی کو ایک تو یہ پری بیسک سیڈ جو یوبر ریسرچ کے انڈر ہم آتے ہیں. تو انہوں نے نہ صرف کپاس کے لیے بلکہ گندم کے لیے اوروں کے لیے بھی انہوں نے کہا بھی آپ ادارے بنائیں، پری بیسک بنائیں. پھر ان کا کام ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے بیسک بنائیں، وہ پری بیسک بھی بنائیں گے. تو یہ ایک جو سسٹم ہے سیڈ پروڈکشن کا اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کہیں. تیسرا ان کا سوال تھا سفید. پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں سر، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر شیخ آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جس کچھ نئی ورائٹی کے بارے میں تو بتا دیں، اور جو ہے نا یہ جی جب ہماری کپاس کی آخری ورائٹی آتی ہے تو اس سے بیماریاں جو ہم جیسے کپاس جل جاتی ہے، اس سے بھی خاص جو ہے نا پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی. سر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل. یہ بتائیے کہ آپ جو ہے جو جلتی ہے یہ ولٹنگ ہوتی ہے تو یہ کب ہوتی ہے آپ کے؟
वैसे ये अगस्त के महीने। और सफेद मक्खी का हमला सबसे ज्यादा कब आता है? ये इसी महीने में आता है, अगस्त में। इसी महीने। और पिंक का भी इसी महीने में आता है। जी, गुलाबी सुन्नी के बारे में कह रहे हैं। गुलाबी का तो ये तो गुलाबी का तो सितंबर अगस्त के आखिर। नहीं, आप ये बताएं, आपको दो मसले हैं, सफेद मक्खी, और आप कह रहे हैं कि हमारे पौधे मुरझा के खत्म हो जाते हैं, ऐसे आप कह रहे हैं ना? जी, ये दो प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये वो सिमिलर जी जाके इन्हीं से पूछ, वो ये है कि सफेद मक्खी का हमने इनको पिछले साल प्रोग्राम शुरू किया था, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो थोड़ा सा इन किसान भाइयों के लिए, इनके लिए 2015 तक 14 तक हम ठीक थे, 11 से लेकर 14 ऊंच नीच होती रही। 91 में बहुत अच्छी पैदावार ली, 26 मन पंजाब की पैदावार। फिर 2004 में बहुत अच्छी आई, वो प्रोडक्शन जो है ना, वहां 1 करोड़ 28 लाख थी, जहां 1 करोड़ 42 लाख थी 2004 में। उसके बाद 2011 माह में वो आई थी 1 करोड़ 21 लाख पंजाब ने पैदा की। सो पंजाब का पोटेंशियल है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ पैदा कर सकता है। फिर उसके बाद रिवर्स लगा हमारा 4 साल 11 से लेकर 14 तक हम ठीक, 15 से ऑनवर्ड ये रिवर्स किया लगा। ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं हमारे पीटी का प्रॉब्लम, ये है नाजरीन के लिए कि बोल गार्ड 1 हमारे टेक्नोलॉजी से चीजें चलती हैं, ठीक है ना। हम बोल गार्ड 1 की टेक्नोलॉजी जो 1995 का मॉडल था, आम फैम में, हम 1995 में के मॉडल पर चल रहे थे। अब मॉडल आ गया 2016 का 17 का मॉडल आ गया, यानी वो बोल गार्ड 3 आ गई, 2015 में आ गई थी। हमने वो टेक्नोलॉजी का हुसूल बिल्कुल कोशिश तो करी हमने, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। समाओ वो रीजन जो है वो अलग है। तो इसके लिए सफेद मक्खी के लिए IPM प्रोग्राम, पिंक बोलवर्म के लिए भी, गुलाबी सुंडी के लिए आप हमसे राब्ता कीजिएगा। ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो पिंक बोलवर्म को टॉलरेट करती है। इस पर मजीद हम बात करेंगे, साथ हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, आपके हवाले से जानेंगे, फिर साथ ये भी हम जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि वो अब उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है और उसमें तब्दीली क्या लाई जा सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम, अब इसको देखें कि A2 जो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मतलब ये है कि जिस्मानी, इखलाकी और हुनर, इल्म, इसकी जो है ना बच्चे की परवरिश करनी है। हम जो है ना एजुकेशन में तो बच्चे को ला रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन उसकी परवरिश में थोड़ा सा कमी पेशी है। अब देखें कि उसमें पहले जब हम पढ़ते थे कुव्वत बर्दाश्त थी, अब बच्चे में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अब फौरन से जो है वो हम लोग रिएक्ट करते हैं। जी। अब देखें कि हमारे अब बच्चे के पास डिग्रीज हैं, आपने देखा जो रिजल्ट आया 1100 में से 1100 नंबर है। जी, ठीक है ना। अब देखिए कि हमारे लिए जब हमारा दौर था, कोरोना ने ना बच्चों के मजे लगवा दिए। जिन्होंने पढ़ा भी नहीं था कुछ, उनके 1100 मार्क्स आ गए, और जिन्होंने जो है वो दिल लगा के मेहनत की, पढ़ने वाले बच्चे थे, वो बेचारे बड़े डिसहार्ट हुए कि उनके मार्क्स ही नहीं आए। बहुत ज्यादा मेरे पास बच्चे, क्योंकि हमारा ताल्लुक ही बच्चों के साथ है, पढ़ाते हैं, तो बच्चे मेरे पास है ऐसे बच्चे जिनके टेस्ट बहुत खूबसूरत होते थे। तो हमें यकीन था ये बच्चे जो है ना कुछ कर जाएंगे। जब रिजल्ट आया तो वो चीज नहीं थी। ठीक है ना। हमने अपने सिस्टम को किस तरह आगे लेके जाना है, ये हम इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। ठीक है ना। हमारी पॉलिसीज वहीं खड़ी हैं आज से 50 साल पुरानी। और अब तो ऐसा MCQ सिस्टम इन्होंने दे दिया जो एजुकेशन, मैं इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है ना, दुनिया जान इसके हक में होगी, मैं एजुकेशन में MCQs के हक में नहीं हूँ। आपको पता होगा जब हम पढ़ते थे लिख लिख के थक जाते थे जी, 20 में से 12 15 इतने नंबर आने, और उनका नॉलेज होता था जी, ऐसे ही थ्योरियां पढ़ते थे, किताबें 1 नहीं 2 नहीं 3 किताबें कंसल्ट करते थे, उनको पढ़ते मेहनत करते। अब क्या है, इतनी सी MCQs की किताब मिल जाती है, बच्चा रट्टा लगाता है, पूरे नंबर आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
BS में पढ़ा रहे हैं, BS देखें हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का डिसिप्लिन है, उसमें मैंने पेपर चेक किए कि बच्चे को जो मेरे पास तकरीबन उसके 70-80% मार्क्स, बच्चे को उसको गीता नहीं लिखना आया। देखिए तो वही बात आ गई कि वो जो एक जब हम लिखेंगे नहीं, हमारे उस्ताद क्या है, टाटों के ऊपर बैठते थे, ठीक है, नहीं इमला नहीं, हाँ जी तख्ती होती थी, दूर तक ऐसे बैठे हैं, सारे बच्चे लिखवा रहे हैं, जिसकी एक गलती है उस्ताद जो है ना उसको सुधारता था, बेटा नहीं इस तरह करना है, इस तरह लिखना है। अब वो कापियां आ गई हैं, ठीक है ना, ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा, प्राइमरी लेवल पे बच्चे आगे आ जाते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता। एक बच्चा है उसके मेरे पास जो है ना 95% मार्क्स थे, देखिए कितने, और उसको दादी का नाम नहीं लिखना आया। दादी का नाम पूरा तो लैन, मैंने कहा बेटा क्या नाम है, पूरा तो लैन, मैंने कहा बेटा लिखे, और वो लिखना नहीं आया। मैं आप दूसरी बात है, मैंने कहा जी मैंने बच्चे से कहा 79 लिखो, वो कहते जी क्या अब आप 79 क्या इसको अंग्रेजी है, इसको बयान करें। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूं, तो 79 मैंने बताया कि लिखो। ये है कि ये जो हम अपनी जो हमारा कल्चर था जी, तो ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं कि आप अपने कल्चर से हट गए तो गया आपका सिस्टम। सो वी हैव डिस्ट्रैक्ट, आप हम तो डिट्रैक्ट हो गए, अपना कल्चर हम भूल गए। बिल्कुल ऐसे ही है। गुलाम हैदर साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुलाम मोहम्मद। अच्छा जी, गुलाम मोहम्मद साहब हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नस्ल से नस्ल का सुभानी जो है वो किसान का सुबह है जी। मैं आपका प्रोग्राम टीवी पे देख रहा हूँ, आपकी तस्वीरें भी देख रहा हूँ, जी जी। तो मुझे अफसोस होता है कि जब फसल बीमारी में मुब्तला हो जाती है तो फिर प्रोग्राम भी आना शुरू हो जाते हैं, काफी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन फसल देखने को क्या कोई नहीं होगा। ज़राअत जो है बहुत खमोश होता है। इस वक्त जो राया गंदम इसके ऊपर काला तेल की बहुत अटैक है, लेकिन किसी ने नहीं देख पाया। ठीक है, इस पर बात करते हैं जी। बिल्कुल, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए दो चीजें हैं, ये आप एफिड, ये काला तेल की बात कर रहे हैं, एफिड के लिए जो नेचुरल है सिस्टम है ना जी, बीटल है, बीटल बड़ा खाता है, इनको कहें कि आप ये देखेंगे बीटल को क्या हम अब स्प्रे शुरू कर दें। अगर स्प्रे शुरू कर दिया तो ये हमारा जो एक खुराक का सिस्टम है ना जी, तो ये खुराक का सिस्टम हमारा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हम स्प्रे इस पर, अब पहले हम कह रहे हैं कि स्प्रे, दुनिया में स्प्रे को रिड्यूस किया जा रहा है। भाई साहब दुनिया में स्प्रे को कम किया ना जाए, हम लोगों को कहते हैं बिल्कुल स्प्रे करो ही ना। सो ये नेचुरल है ना एनिमीज अल्लाह ने पैदा किए हैं, इनाम वास्ते नुकसानदेह कीड़े वास्ते, ऐसे भी मुफीद कीड़े हैं या नुकसानदेह कीड़े को खा दें। तुसा देखो कि पिछले साल कितनी अच्छी पैदावार है, अपना कॉटन की भी आई है, लेकिन गंदम की तो बहुत अच्छी आई है पिछले साल, और रिवाइव किया ऐसा असा नेचुरल सिस्टम। इस पर मजीद हम बात, जी बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बता देते हैं आज हम कपास पर बात कर रहे हैं और साथ साथ हम एजुकेशन सिस्टम पर भी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स की तरफ अगर हम जाएं तो उनका गिला जो है और उनका जो एक शिकवा है वो ये पाया जाता है कि टीचर्स उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। जो कि पहले दिखते थे असातिज़ा जो हैं वो बच्चों की बेहतर जैसे तरबियत, जाहिर सी बात है आप घर से जाते हैं स्कूल में तो वो एक स्कूल का जो टाइम होता है उसमें टीचर ही आपको गाइड कर रहा होता है, वही आपका लीडर होता है इस टाइम जी। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कितना? पहले ये देखें कि हमारे यहाँ जो है ना, पहले आप 10-15 साल पहले देख लें, टीचर फ्री होता था जी, उसका काम होता था स्कूल में बच्चों को काम करवाना। अब क्या है जी, टीचर को अब रजिस्टर भी तैयार करना है, टीचर को अब हाजिरी भी वो ऑनलाइन करनी है, टीचर को आप जी वो जो सब्जेक्ट वगैरह तैयार करने हैं वो भी ऑनलाइन करना है। तमाम काम जो है ना इन्होंने AEO टीचर्स वगैरह सबको दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। टीचर अब फ्री नहीं है, टीचर ने अब हेड टीचर का काम भी करना है, ठीक है ना। बच्चों के जो है ना उसकी हाजिरी मेंटेन करके, अब इवन के यहाँ तक कि इन्होंने एक और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे इन्होंने एजुकेशनिस्ट मुराद रास ने, वो कहते हैं कि घर जाके बच्चे को ले आओ,
इतने एडमिशन कंफर्म करें। अब देखें कि टीचर पढ़ाएगा या घर घर जाकर एडमिशन ले आएगा। अब उनके टास्क होता है, एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इस स्कूल में इतने एडमिशन ले आने, वो बेचारा जाता है। अगर नहीं ले, सीईओ आ गया जी, एईओ आ गया जी, वो उसकी पेशियां हो रही हैं, वो ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा? जब आप टीचर को आजाद नहीं करेंगे, टीचर को आजाद किया जाए, उसको पढ़ाने के मौका दिया जाए, वो पढ़ाए, फिर आगे जब देखें कॉलेज लेवल के ऊपर हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है जो पहले होती थी। एमसीक्यूज को खत्म किया जाए, इंशाइया है, ताकि बच्चे जो है ना उसकी तरफ आए, पढ़ें, ठीक है। फिर रिसर्च होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिसर्च खत्म हो गई है, रिसर्च नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं उठाया फलां का जी रिसर्च पेपर उठा लिया, फलां से लिखवा लिया, फलां से। हमारे यहाँ काफी केस आते हैं, हाँ जी मैंने ये थीसिस करना है तो मुझे किस तरह करना चाहिए, कोई बंदा है जो हमें ये थीसिस कर दे। स्टूडेंट को मैं भी थोड़ा सा इसमें, मेरा बेटा है जी, मेरे 2 बेटे हैं। वो जो मेरा बेटा था बड़ा अच्छा था, उसे मैंने देखा भाई इसको रटल पर चल रहा है, तो फिर मैंने उसको ओ लेवल में दाखिल करवाया। ए लेवल के यकीन करो कि उसका और इसका बहुत ही डिफरेंस है। अब वहां कंसेप्चुअल है, वो ये नहीं देते कि हाँ जी मैंने पढ़ा है 1 + 1 2, वो और तरीके से देंगे भाई 2 कैसे बनेंगे, इसके कंसेप्चुअल। और ये स्टडीज हमारी इसमें नहीं है। और ये स्टडीज मैं अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, अच्छे ममालिक जो है इनमें एजुकेशन सिस्टम ही मैंने देखा है जी। तो भाई एजुकेशन सिस्टम सही होगा। मैं कहता हूँ मुल्क की तरक्की का राज 2 चीजों पर है, एक एजुकेशन, दूसरा रिसर्च। बाई विच यू हैव एजुकेशन एंड रिसर्च वो एडवांस किया। ये तो नाकाबिले फरामोश हकीकत है, एजुकेशन नहीं होगी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं। अभी हम देखें, हम कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ज्यादा मुतासिर हुआ है। सबसे ज्यादा मुतासिर ही वही हुआ है। मईशत तो हमारी चल रही है, उसमें नो डाउट कि बहुत ज्यादा जो है हम नीचे गए हैं, लेकिन बात ये हमारे जो अगर सबसे पहले बात आती है कि किस चीज को बंद किया जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। हमारे स्कूल्स बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो फिर किस तरह? ये देखिए, मैं तो आप ही एजुकेशनिस्ट हैं, तो मुझे भी, मैं क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं एमएससी बीएससी, वहाँ ये है दुनिया में नहीं होता। कोविड वहाँ अमेरिका नहीं आया, मेरा दामाद गया हुआ है, मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, वो उसे SMLE वहाँ से वो कर रही है। तो वहां तो ये चीज नहीं, वहां आप लैपटॉप में, इवन मेरा बेटा जो जहां फास्ट में है, छोटा बेटा, तो वो आप लैपटॉप रख दें और उनके सवालात आप जवाब नहीं दे सकते कि आप किताबें, नो नॉट एट ऑल। वो अगर आपके ज़हन में कंसेप्शन में कह रहा हूं ना, जी। तो कुछ आपने किताबें पढ़ी होंगी और एक्स्ट्रा, जैसे बता रहे थे कि डोंट स्टिक टू 1 बुक, वो एक दे देते हैं, ये चैप्टर आपका टॉपिक है, जाएं जी पढ़ें। हम कहते हैं, बच्चा कहता है जी हमें सारा कुछ, ये जैसे बता रहे थे कॉपी टू कॉपी, थीसिस की कॉपी टू कॉपी चल रही है। सो मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा सा ये ना किया ना तो पाकिस्तान की तरक्की बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे ओ लेवल, आपका बच्चा, आप ये बताएं किस स्कूल में पढ़ता है? चले आप बताएं। जाहिर बात है, हम यही चाह रहे होते हैं अपने बच्चे को जो है वो अच्छे स्कूल में भेजें ताकि अच्छी तालीम हासिल करें। हमारे जो एलिट्स बैठे हैं उनसे पूछें, आप उनका इंटरव्यू करें, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या ए लेवल ओ लेवल, तो सारे, तो हम छोटों के लिए जो हम कहते हैं जी इनको ये कर दो फलां दो, फैसिलिटीज की से बात आ जाती है ना। वही हमारा जो अभी हम देखते हैं पाकिस्तान, हमारा जैसा मुल्क इस टाइम बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो उसमें ऐसा मुश्किल वक्त से गुजरने में ये कि हमें फैसिलिटीज भी तो उस तरीके की नहीं मिल रही ना। देखें कि हमारी दूसरी दुनिया जो है ना, आप यूरोप को देख लें, हम मिसालें तो देते हैं लेकिन वहाँ की फैसिलिटीज नहीं लेके आते। उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम कितना कब से है? जी बिल्कुल ऐसे देखें, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन सिस्टम है। फिर जैसे सर कह रहे थे, वो वहाँ एक टॉपिक है, उन्होंने ना देखे हम लोग दूसरी कौमों की पैरवी कर रहे हैं, खुद हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। अब देखें कि एक टॉपिक दे दें, ठीक है ना, हाँ जी ये आपके लिए टॉपिक है, इसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना, इतने अरसे बाद आपके हम पेपर लेंगे। अब बच्चा नकल कर ही नहीं सकता,
ठीक है ना, वो उस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना क्वेश्चन में, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे जी एक बच्चे को है प्राइमरी का या मिडल का, हाँ जी जो है ना आपका पेपर हमने लेना है अल्लामा इकबाल के ऊपर, ठीक है ना, आप इसकी स्टडी करें। बच्चा एमसीक्यूज नहीं कर सकेगा, वो पूरा पढ़ेगा, उसमें क्वेश्चन आएगा हाँ जी अल्लामा इकबाल की किताबों के नाम कितने हैं, कितनी उर्दू में है, कितनी फारसी में है, ये रट्टा सिस्टम नहीं होगा जी, ठीक है ना। और ऑनलाइन सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ देखें कि किस तरह हम उसका मिसयूज भी करते हैं। किया तो गया, लेकिन देखिए मिसयूज उसका हुआ गया। अब बच्चे जो है ना हमारे यहाँ बहुत सी चीजें बंद नहीं करते। अब देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पबजी बंद कर दे। नहीं, मैं अब इनकी थोड़ी सी बात मैं कलाम याद में माफ जी, ऑनलाइन नस्ट वालों का, ऑनलाइन लम्स वालों का, ऑनलाइन फास्ट वालों का, वो तो ठीक है, हमारा ना ऑनलाइन खराब है। मेरा बच्चा है, मैं वो उसको पेपर सर वही बात ना कि वो एक टॉपिक देती हैं, हाँ वो आप लाए ना, हाँ वो एक टॉपिक देती हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने काम करना है। हाँ। उस वो बच्चे को ये नहीं है कि वो क्या नाम है किताब ये पढ़ी है, वो बाजार से मैंने खरीदनी है, उसको मैंने पढ़ना है, फिर जाके मैंने पेपर देने हैं, ये नहीं है। उसने यूट्यूब के ऊपर भी वो लेक्चर सुनने हैं, उसके मुतालिक जितने भी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उसको भी बच्चे ने पढ़नी है, और कुछ टीचर मिल जाए उससे भी बात करनी है, ठीक है ना। वो 3-4 जगहों से वो अपना नॉलेज इकट्ठा करता है, फिर जाके उससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन के वो जवाब देता है। अगर ये है जी हाँ जी बाजार में चले जाए, वो किताब पढ़िए, वो आप लें, उसमें से एमसीक्यू सारे आ जाते हैं। अल्लाह खैर से बात वही आ जाती है कि आपको जब तक अभी जैसे 23 मार्च गुजरा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सारे लोगों को 23 मार्च के हवाले से नहीं नॉलेज, यकीन करें सर, बहुत सारे सोशल मीडिया आपको पता है इस टाइम बहुत ज्यादा बात छुपी नहीं है जी। उसमें मैंने लिखा कि कह दे इसकी अल्लामा इकबाल की वफात, मैंने ऑप्शन दे दिए, डेटे मैंने सही, सिर्फ ईयर मैंने चेंज किए, उसमें 50% के ईयर गलत थे। अब आप बताएं जिसको कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, इनका अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, क्या कौम तरक्की करेगी। इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है। अभी हम समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को हम जितना निसाब के हवाले से भी बात करें तो निसाब भी उसी तरीके से बराबर तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स एंड द स्कूल्स और द कॉलेजेस इट्स नॉट दैट मच एट इट शुड बी। सो वो चीजें आप इसके साथ आप बना दें, चीजें तो इदारे तो बने बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये उन इदारों में काम करना जरूरी है। उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। अब देखें, अब एक एमफिल टीचर जो है ना वो प्राइमरी को पढ़ा रहा है, पीएचडी। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं ना तो उसमें हमारा कोई टेस्ट नहीं है, डिग्री है जी, फलान डिग्री के मैट्रिक कितने नंबर है, इंटर के इतने हैं, ग्रेजुएशन के इतने हैं, वो नंबर हो जाते हैं, 5 नंबर का इंटरव्यू होता है, वो एजुकेटर भर्ती हो गए। ये हमारे सोच देखे हमने एजुकेटर लगना है जी, गवर्नमेंट के एजुकेटर हो गए, एमफिल किया हुआ है और प्राइमरी में बच्चों को नहीं, वो क्या करें हम, उनको जॉब्स नहीं, जॉब्स के हवाले से इंजीनियर इवन और भी वो कह रहे हैं चलो यार कोई जॉब तो मिल जाए। सो दिस वेरी अनफॉर्चुनेट, बस मैं ये कह रहा हूं। अच्छा सर, वापस कॉटन की पैदावार के हवाले से आते हैं। सर कितनी इस टाइम जो है उस पर रिसर्च की जा रही है, उसकी पैदावार में कैसे इजाफा किया जा सकता है, बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, किसान भाई सुन रहे हैं, लास्ट ईयर हमने 2015 से लेकर 2020 तक बड़े बुरे साल देखे, और अनफॉर्चुनेटली मैं 2016 में जो है ना डायरेक्टर बना। सो मेरे लिए तो बड़ा एक वो चैलेंज था कि डायरेक्टरशिप और फिर वो चीज़ें नीचे जाती, लेकिन विद क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर एक आला वो हो रही थी, मीटिंग हो रही थी जिसमें मिनिस्टर भी थे, सेक्रेटरीज भी, पूरे पाकिस्तान के अफसर। तो मैंने एक बयान, ये मार्च अप्रैल की बात है जी, मैंने कहा जी इस साल यानी लास्ट ईयर कॉटन रिवाइव होगी। तो वो सारे कहने लगे जी, मैंने फिर उन्होंने कहा कैसे, तो मैंने कहा जी लोगों ने बड़ा देख लिया है और वो अब लोग रह गए हैं कि जो वाकई जिनको मैनेजमेंट बड़ा रोल प्ले करती है, तो जो बाकी हैं चले गए हैं, तो ये रह जाए। एक काम ये हुआ जो हमने काम किया, हमने ये किया कि पेस्टिसाइड के जो IPM प्रोग्राम बनाया, हमने लोगों को आगाही दी कि ये स्पॉट हैं, ये चीज़ें हैं, हफ्तावार उनको आगाही देते गए। तो जिन्होंने हमारी जो एडवाइजरी पर अमल किया,
120 IPM प्लाट्स या डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स, आप नुमाइशी प्लाट आप कह सकते हैं, वो लगाए थे। तो इनके लिए भी ये भी कि ग्रोअर हैं तो अक्सर कंसर्न होते हैं, उनका भी होता है भाई उनकी तो पैदावार है 34.22 मन फी एकड़, एवरेज 500 एकड़ की बता रहा हूँ, और 26-27 मन से लेकर 56 मन सीजन की बात में, कोई अगेती बात है। सो एक हम कर रहे हैं कि एडवाइजरी को फैलाएं। किसानों को आगाही नहीं है, ये बात सही कह रहे थे, उनको बीज की आगाही नहीं है, उनको फिर पैदा, आप देखें ना, आप खातून हैं, आपको मैं गोश्त दे दूं, हर चीज इंग्रेडिएंट दे दूं, आपका सालन टेस्ट और होगा, एक कुक का जो है जो एक्सपर्ट है उसके सालन का टेस्ट, चीजें वही हैं। सो मैनेजमेंट, इसमें हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छी करें। बीज के हवाले से हम चाह रहे हैं कि मैंने बताया कि अच्छा बीज मिले, उसको स्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, और जो फार्मर टू फार्मर सेल है ना, ये मेरे नाज़रीन भाई काश्तकार में, तो आप थोड़ा सा आप भी ख्याल रखें कि आप सर्टिफाइड सीड लें। आप किसानों से लेते हैं, फिर आप गिलाहों से करते हैं, तो आप इदारों के पास हैं, आप जो पंजाब सीड कारपोरेशन है उसके पास जाएं, ताकि आपका क्लेम अगर आपको कोई गड़बड़ आती है सो यू कैन। बिल्कुल, इसके मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे सर कि बहुत सारे किसानों को जो है अवेयरनेस ही नहीं दी जाती और किसानों को उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि वो अपनी फसल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो ये इस वजह से भी हम देखते हैं जनूबी पंजाब में पैदावार बहुत ज्यादा होती थी, कपास को हम देखें यहाँ पर। ये देखें जी, मैं आपको बताऊं जो इश्यूज अब बताया ना जी, जब भाई साहब भी बात कर रहे थे कि आप S12 मिनिस्टरान और इनकी जो बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, CM 446, ये तो 78 करिश्मा, ऐसी फसलें हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, कितनी शानदार फसलें होती थी। देखें मिनिस्टरान कब आई? 1980 में, 82 में ये हमारी जो है ना नया 78 आई, उसके बाद S12 आई, 1988 में आई, उसके बाद 1991-92 में भाई जो बड़ा मसला आया ना, कॉटन लीफ कलर वायरस डिजीज आई, उसका उसी कपास यानी एक वैरायटी से आप 40 मन भी ले सकते हैं, तो वायरस आ जाए तो आप 2 मन भी नहीं ले सकते। और रिसर्च हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई नाज़रीन के लिए अमेरिका तो सबसे बड़ा है ना, 10 साल हमने उनके साथ प्रोजेक्ट किया है, 2010 से लेकर 2018-19 तक। तो अभी तक कॉटन लीफ कलर वायरस जो एक इशू है, एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज, सो उसको हम अभी तक टैकल करने में कामयाब फुली नहीं हो सके, क्योंकि हमारा रिसर्च सिस्टम जो है, ये जो R&D, देखें ये मसला अगर उनका होता, अमेरिका का होता ना, तो रिजॉल्व का, जो उनका ये मसला नहीं है, ये मसला हमारा है। पिंक का, उनका अमेरिकन का मसला था, उन्होंने हल कर लिया। 18 सप्रे आप ये कह रहे हैं ना जी, हम अभी कहते हैं जी 18, जी नाज़रीन नहीं सुने, ऑस्ट्रेलिया में 1998 में 14-15 सप्रे, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया तो मैंने कहा जी आप कितने करते हैं? कहते हैं 2-3। मैंने कहा क्यों करते हैं आप? कहते हैं जी हम तो बोल गार्ड 1, 2, 3। तो टेक्नोलॉजी ऐसी आई जो जेनेटिकली रेजिस्टेंट प्लांट थे, प्लांट्स ऐसे थे, क्रॉप्स ऐसी थी जिसमें वो चीज मौजूद थे, और इसको किसानों को पता है। हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहे, नंबर 1। अब जो है वो कह रहे हैं जी अब हमारा काम यही, जैसे लास्ट ईयर हमने एक पूरा मॉडल हमने दिखा दिया है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि ये चीजें हैं, आप करें। रेट जो है 7,000 8,000 इस वक्त रेट है जी, ये अच्छी बात ये है। तो भाई 8,000 20 मन 25 मन भी लेने आप अप्रैल ने, तो 25 को 8 से 7 के साथ ज़रा दे दें, तो होपफुली इंशाल्लाह इस साल पिछले साल रिवाइव हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल देखें हमारी कपास की पैदावार 2020 में पंजाब की 51-50 लाख बेल्स थी, जबकि एरिया था 38,20,000, और लास्ट ईयर एरिया था 31,60,000 और वही बेल्स आई। तो हमारी 15 मन से 19.5 मन। तो मैं एज ए डायरेक्टर मैंने जो उनको विजन दिया 2025 तक का, तो मैंने कहा जी 25 मन फी एकड़ का लाभ पैदावार ले जाए,
बतदरीज अब 2 मन का है, फिर 1-1.5 मन का, तो हम 2025 तक इंशाल्लाह 25 मन आपको ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी आ रही है। सीड पर मैं बात कर रहा था कि हाँ हमारी हुकूमत ने जी वो दिया है, उनको सब्सिडी दिया है, 1 एकड़ 1000 रुपये सीड पर है। अब तो आप लें ना, वो सीड भी अच्छा है, प्योरिटी भी अच्छी है, 10 वैरायटियाँ हैं, तो आप उनसे जो वो सब्सिडी है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट आपके साथ बैठा हुआ है, आप सब्सिडी दें, चलो कुछ मिलता है वो। और इसके बाद फर्टिलाइजर पर 45 अरब रुपए का आ रहा है जी। अरे डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे एक जाती है मेरा, क्योंकि जो है हम बचपन में जो है देखते आ रहे हैं कपास को डाउन ही हुई है, तो जिम्मेदार घराने से है। तो हमारे यहाँ जो है हमने जो पहले जो औसत देखी 3-3 दफा चुनाई होती थी और भरपूर किस्म की चुनाई होती थी। अब 1 दफा भी नहीं होती, ठीक है ना, 1 दफा चुनाई हुई कपास खत्म हो गई जी, बस। वो इतना देखें अब होती थी। मैं आपको जवाब दूं, देखें उस वक्त क्या होता था, इनके सवाल के जवाब हम लगाते थे जून में जी, और हमारी होती थी फरवरी में। गंदम की पैदावार जो है ना हमारी कम थी, फूड सिक्योरिटी के इशू। हमें इन्होंने टास्क दिया कि आप ऐसी वैरायटीज बनाएं जो हम लगाएं, मई में लगाएं और दिसंबर में टर्मिनेट हो जाएं। और इनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जरूरी 100 मन 2009, 10, 11, 12, 13, 100 मन भी लिया है, ठीक, मुझे नहीं अगेती लगा के हमने जो है ना। और नॉर्मल सीजन में लास्ट ईयर आप लगाएं 56 मन। आप क्या समझते हैं 56 मन थोड़ी है कोई, आप अप्रैल में गंदम के बाद लगा के 56 मन आप ले लें, ये कम पैदावार नहीं है। और मैं 34 मन बता रहा हूँ, तो वो 34 मुल्तान में तो ऐसे है, मुल्तान में कपास खत्म हो गई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मुल्तान में क्योंकि लास्ट ईयर रिवाइव हुई है। अच्छा, क्यों खत्म हुई है भाई साहब? अच्छा जी, क्योंकि हमारे जी जी सर, आप कपास दुनिया में आप गूगल पर सर्च कर लें, यहाँ मकई लगी हुई है, यहाँ राइस लगा हुआ है, यहाँ शुगर केन लगा हुआ, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ, और कॉटन लगी है। इन हालात में कपास का जो है ना, ये जो है ना, ये नहीं हो सके। अगर आप कपास के लिए वार्म एंड ड्राई विद, हम कहते हैं जी, वो मरहूम नईम उल हक साहब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद, तो मुझे याद था हमने भी उन्हें कहा था कि कपास का फ्यूचर जो है चोलिस्तान है या बलूचिस्तान। तो मतलब उसको गर्म ट्राई और वार्म। सो वी पुट इन्वेस्टमेंट एंड देयर। मैंने तो कहा है, मैंने कहा आप 40 आप क्यों ही था ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सर। हम जिस तरह तालीमी इदारों की बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं ये चाहूंगी कि हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो है वक्त भी मुख्तसर सा रह गया, तो मैं चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें, आप दे सकते हैं तालीमी इदारों को। बात ये है कि वालिदैन के लिए मेरा एक मैसेज है, वो ये कि बच्चों को खुदारा मोबाइल से दूर रखें। मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं कि एक टाइम बना ले, जैसे सर कह रहे थे कि 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहे, ताकि बच्चा जो है ना पढ़ सके, वक्त पे सोए, वक्त पे कॉलेज आए, ठीक है ना। मैंने बच्चों को देखा हुआ है, क्लासों में सो रहे होते हैं, सारी रात जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सुबह वो क्या पढ़ेंगे। मोबाइल सर्विस को क्या नाम है, एक वक्त दिया जाए कि इस वक्त पे ये रहे। दूसरी बात ये कि खुदा के लिए कम से कम बच्चों को 15-16 साल की उम्र तक मोबाइल ना दें। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, तो बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।